हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हम लोग कैसे कर सकते हैं दाब में परिवर्तन करके। इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए हम किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर में तापमान में परिवर्तन करते हैं तो उसका फिर कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं उसकी अवस्थाओं में। ठीक है, आज देखना है कि दाबमान में या दाब में परिवर्तन करके हम लोग किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए हम लोग कोई गैस लेते हैं एक सिलेंडर में, तो उसके तापमान को कम कर दें, घटा दें। उसके बाद यदि उस पे हम लोग प्रेशर डालते जाते हैं, दाब लगाते जाते हैं, उसको संपीड़ित करते जाते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, दूर-दूर कण होते हैं, वो धीरे-धीरे करके पास-पास आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि मान लीजिए यहाँ पर सिलेंडर लिया गया है, 1, 2, 3 सिलेंडर लिया गया है और इस सिलेंडर में ऊपर से एक पिस्टन लगाया गया है। पिस्टन का मतलब कि इस पर हम लोग प्रेशर दे के इसको और नीचे ला सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल होते हैं दूर-दूर होते हैं। उसके बाद यदि ये पहला पिस्टन देख रहे हैं, यहाँ पर सिलेंडर में पिस्टन यहाँ पर है, इसको और हम प्रेस करके संपीड़ित करके धीरे-धीरे इसको नीचे ला रहे हैं। मान लीजिए और नीचे ले आते हैं तो इसके कण जो होते हैं छोटे-छोटे बहुत पास-पास आ जाते हैं और जो यहाँ पर गैसियस फॉर्म में था, यदि मान लीजिए ये गैसियस फॉर्म में था, तो यहाँ पर ये द्रव लिक्विड में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम किया गया है और इसके कण को पास-पास लाने के लिए जिससे वो द्रव में बदल जाए, हम लोग ऊपर पिस्टन से दाब डालते जाते हैं, दाब लगाते जाते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि दाब को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाते हैं और तापमान को घटाते हैं, तो क्या करते हैं गैस से द्रव में बदलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, गैस को द्रव में बदलना। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ड्राई आइस, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए कि शुष्क बर्फ है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, यदि उसको मतलब एकाएक उसके प्रेशर को हम घटा दें 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाएं, तो ठोस CO2 को हम लोग डायरेक्ट बिना द्रव में बदले गैस में ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए हम तापमान और दाब में परिवर्तन करके जो भी पदार्थ होता है उसकी तीनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, यदि मान लीजिए कोई ठोस दिया गया है, ठोस से हम लोग द्रव में ले जा रहे हैं, तो ठोस से द्रव में ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस है, ठोस से हम लोग धीरे-धीरे करके उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं तो ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं दूर-दूर होंगे और एक समय आएगा कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। और यदि मान लीजिए फिर पुनः द्रव से हम लोग ठोस में लाते हैं, जैसा कि हम लोग पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो जम जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग जमना, जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, जमना कहा जाता है। यदि मान लीजिए हम लोग द्रव से गैस में ले जा रहे हैं, जैसे पानी है उसको वाष्प में ले जाना है गर्म करके, तो यदि उस पे हम टेम्परेचर तापमान बढ़ा रहे हैं मतलब गर्म कर रहे हैं तो गैस में चला जाएगा, लेकिन उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसको हम वेपराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। और यदि इसका उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ कि गैस है और उसको द्रव में ले जाना है, तो मतलब गैस है, अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल थे, अब इसको और पास-पास लाएंगे तो ये द्रव में लिक्विड में हो जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन मतलब दूर-दूर है कण गैस में और उसको पास-पास ला के हम लोग द्रव में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ नीचे देखते हैं कि यदि ठोस है और गैस है, तो ठोस को गैस में ले जाने के लिए अभी पिछली वीडियो में हम लोग देखे हैं कि यदि कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में उसको डायरेक्ट बिना द्रव में ले जाए गैस में ले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी देखा गया था, कपूर होता है और नौसादर होता है और फिर नेफ्थलीन भी होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ठोस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में, बिना द्रव में ले जाए। और तो इस प्रक्रिया को उत्पादन, यदि मान लीजिए कोई गैस में है, गैस से डायरेक्ट हम लोग ठोस में ला रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं या डीसब्लिमेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पानी गैसेस अवस्था में वेपर फॉर्म में है और एकाएक उससे ठोस में चला जाए। ठीक है, द्रव में ना जाए, जैसा कि ठंडी के मौसम में कभी-कभी देखा जाता है कि कहीं पर मान लीजिए जो ये वाष्प होते हैं एकाएक बिना द्रव में जाए जम जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं निक्षेपण। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। ओके, अब यदि हम बात करें वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है, मतलब सतह पे होने वाली प्रक्रिया है कि जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, किसी भी कम तापमान मतलब क्वथनांक से कम कोई भी तापमान रहेगा उसमें वाष्प अवस्था में बदलने लगता है।
इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। अब ये मान लीजिए इसका कारण देखें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो द्रव अवस्था में ऊपर के कण होते हैं, ऊपरी परत के ऊपरी लेयर के कण होते हैं, उनका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है और गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो बहुत तेजी से गति करते हैं और अपने से नीचे वाले कण, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग समझें तो यदि मान लीजिए कोई द्रव है तो द्रव में जो ऊपर के इस लेयर के ऊपर वाले जो कण होते हैं, सतह वाले, इनका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये अपने से नीचे कणों से जो आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इस आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और ये धीरे धीरे करके वेपराइज हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए जो भी क्वथनांक होता है, मतलब उबलने के पहले ऐसा होता है। यदि हम मान लीजिए और एग्जाम्पल से देखें तो जैसे यदि धूप में हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा सुखाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो भी द्रव फॉर्म में पानी होता है वो धीरे धीरे, अब ऐसा थोड़ी ना कि वो खौलेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, खौलता नहीं है। अपने क्वथनांक से मतलब उबलने से कम ही तापमान पर वो वाष्प अवस्था में बदलते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पहला है सतही क्षेत्रफल। यदि मान लीजिए कोई भी वाष्पीकरण हो रहा है, यदि उसके सतह का, क्योंकि ये सतही प्रक्रिया है, तो यदि हम सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग इस प्रकार से लिए हैं तो इसका सतह इतना ही है, मतलब ऊपर जितना भी है यहाँ से ये लेयर, ये सतह जो है इतना ही, तो कितना भी मॉलिक्यूल जाना चाहे लेकिन इसी सतह से इतने ही क्षेत्रफल से जा सकते हैं। लेकिन यदि इसी द्रव को हम लोग और इस प्रकार से क्षेत्रफल सतह का बढ़ा दें, अब देखिए, अब मान लीजिए इसमें से वेपराइजेशन वाष्पीकरण होगा तो यहाँ से भी कण जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ने से इसका वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि हम लोग चाय को यदि कप में या गिलास में पीते हैं तो उतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। यदि उसको हम प्लेट में कर देते हैं तो प्लेट का एरिया अधिक होने के कारण, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण चाय हमारा जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। अगला है तापमान में वृद्धि। यदि मान लीजिए हम लोग तापमान में नीचे से तापमान को बढ़ा देते हैं तब भी ये वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे तो जो ऊपरी लेयर के जो सतह के कण हैं, मान लीजिए यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, या ऊपर से धूप लग रहा है तेजी से गर्मी पा रहे हैं, तो जो ऊपर के लेयर के होते हैं कण, इनको अधिक गतिज ऊर्जा मिलेगा और अधिक तेजी से गति करेंगे और जल्दी से जल्द वेपराइज हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तब भी वाष्पीकरण और तेज हो जाता है, और यदि हम लोग तापमान में वृद्धि कर रहे हैं तब भी वाष्पीकरण और तेज हो जाता है। ठीक है। वाष्पीकरण अधिक होता है। अगला है आर्द्रता, नमी। यदि मान लीजिए यहाँ पर वाष्पीकरण होना है और यहाँ पर नमी अधिक है, मतलब आर्द्रता अधिक है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होंगे। अब ये मॉलिक्यूल इस वाष्पीकरण को रोकेंगे, मतलब इस मॉलिक्यूल को अच्छे से नहीं जाने देंगे। जितना यहाँ पर नमी नहीं था, ये कण नहीं थे, तब जाते थे। इसलिए यदि आर्द्रता बढ़ रहा है, नमी बढ़ रहा है, तो वाष्पीकरण घट जाता है। ठीक है। आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण में कमी। अगला है वायु की गति। अब मान लीजिए वायु की गति बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है, मतलब वायु बहुत तेजी से चल रहा है, तो यहाँ पर जो वेपराइजेशन हो रहा है वो भी फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। इसका रीजन ये है, कारण ये है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर हवा चल रहा है तो जितने भी यहाँ पर हवा के कण हैं इनको ले जाएंगे। ठीक है। हवा के कण ऊपर जो भी वायुमंडल में कण है उनको ले जाएंगे। अब यहाँ से ले जाएंगे तो और तेजी से वेपराइजेशन होगा, मतलब क्या होगा कि वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो यदि हवा की गति बढ़ रही है तब भी जो वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण से शीतलता होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि वाष्पीकरण होने के बाद हमें शीतलता, ठंडक महसूस होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि जब भी कहीं पर भी यदि वाष्पीकरण हो रहा है तो वाष्पीकरण होने में जो सतह के कण होते हैं उनको कुछ ऊर्जा चाहिए, और ये चारों तबके मान लीजिए यहाँ पर है, इनका वाष्पीकरण होना है, इस कण को जाना है ऊपर, तो यहाँ के जो मतलब चारों तरफ के, इसके चारों तरफ के, इसके आसपास के जो कण हैं, ऊर्जा के कण हैं, इनसे ये ऊर्जा ले लेते हैं और इनसे ऊर्जा लेके वेपराइजेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। तो जब चारों तरफ के ऊर्जा को ये लेकर वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकृत हो जाते हैं तो यहाँ पे ऊर्जा की कमी होती है, और जब ऊर्जा की कमी होगी तो हमको ठंडक महसूस होता है। ठीक है। आगे इसके कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यदि हथेली पे एसीटोन को डालते हैं तो क्या होता है कि हथेली पे ठंडक महसूस होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग हथेली पे एसीटोन को डालते हैं तो हथेली की चारों तरफ का जो उष्मा है, ऊर्जा है, उसको लेके एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसके चारों तरफ का उष्मा लेके वो चला जाएगा तो उष्मा जब यहाँ पर नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, तो हमारे हाथ को ठंडक महसूस होगा।
ओके। और उसके बाद यदि हम लोग ये कहते हैं कि गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मी में हम लोगों को सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो पानी का अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, पानी को अवशोषित कर लेता है। तो जब हमारे बॉडी में, शरीर में पसीना होता है तो सूती कपड़ा क्या करता है, उस पसीने को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके वो हमारे बॉडी के चारों तरफ से ऊष्मा लेके, ऊर्जा लेके और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जब वो ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा ना रहने के, हमारे बॉडी के चारों तरफ ऊष्मा ना रहने के कारण हमको ठंडक महसूस होता है, ठीक है। और इसी प्रकार है कि जब गर्मियों में हम लोग मैदान में या छत पर पानी डालते हैं, जिससे हमको, मान लीजिए रात में छत पे सोना या मैदान में बैठना है तो फिर ठंडक महसूस होता है, तो वहाँ जब पानी डालते हैं तो पानी, गर्मी अधिक है तो जो गर्मी वहाँ पर है उससे ऊर्जा लेकर पानी के जो कण होते हैं वेपराइज हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं और वहाँ चारों तरफ हमें ठंडक महसूस होता है। अध्याय फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जिससे चैप्टर दोबारा रिवाइज हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ खास रटने वाली चीजें नहीं है, वैसे भी साइंस में कुछ रटा नहीं जाता है, अच्छे से समझा जाता है और सीखा जाता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा और आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।